तो मेरे बच्चों आज कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली ऑन कंप्लीटेशन। जैसा नाम वैसा चैप्टर, मतलब जो स्टेटस है चैप्टर का वही स्टेटस है टॉपिक का। बड़ा मजेदार है। कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली ऑन कंप्लीटेशन। तो सर इसमें करना क्या है, मैं बताऊंगा क्या करना है। बहुत इजी है, एक क्वेश्चन है सिर्फ, जस्ट वन, ठीक है, बस वही करना है। अरे बस अब आधा काम तो यही आसान हो गया। तो दे दो, घोट के पी जाएंगे, सिरप बना देंगे, बस तुम बताओ तो एक बार। चलो पहले मेरी बातें आराम से समझिएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी खास है, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट एक बार फिर पूछूंगा सबसे, कॉस्ट ऑफ वर्क डन क्लियर है या नहीं? सारे डेबिट माइनस क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ वर्क डन की मीनिंग क्लियर है, कैलकुलेशन आती है, कुछ भी हो जाए निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे तो समझ लो हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। पहले आप मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, प्लीज बड़े इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, ठीक। छपैया करने से पहले समझेंगे और फिर छापेंगे। बेटा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, मेरे सारे बच्चे बड़े मन से बना लेते हैं और इतने अच्छे बच्चे हैं कहते हैं सर आप ना बनाइए हम खुद बना लेंगे, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग। अब डेबिट माइनस क्रेडिट क्या होगा? टू कॉस्ट ऑफ वर्क डन। क्या तुम्हें ये बात क्लियर है? प्रॉमिस? कॉस्ट ऑफ वर्क डन। फिर हम लोग यहां लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, लिखते हैं। जल्दी से बताओ यहां क्या क्या लिखते हैं? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। मुझे एक बच्चे ने बोला सर मैं वर्क सर्टिफाइड नहीं निकाल पा रहा हूं। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, वर्क सर्टिफाइड निकालना बहुत आसान होता है। कैश रिसीव दिया हो, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, या 100 माइनस परसेंटेज रिटेंशन मनी, और कोई तरीका नहीं। तो उसे बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं सर वो वाला निकाल लेता हूं, एक क्वेश्चन में है वो नहीं निकाल पा रहा हूं। मैंने कहा बेटा मैं बता देता हूं सर, उसमें लिखा है कि वर्क डन इज 4/5 या वर्क सर्टिफाइड इज मतलब 4/5 ऑफ द वर्क इज डन, कुछ ऐसा। लेकिन बच्चा नहीं समझ पाया कि उस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड 2 लाख पहले से दिया हुआ था, एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में क्या था, 4/5 ऑफ द वर्क इज डन, अनसर्टिफाइड में वो वाला था ना, सिंस द डेट ऑफ कंप्लीटेशन वाला, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन वाला खर्चा, उसमें 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सर्टिफाइड लिखा था। बेटा क्लियरली तो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5 कर लो, बस इतनी सी बात है। उसमें तो क्लियरली लिखा है, जब नहीं लिखा होता है तो वी यूज द फॉर्मूला, करेक्ट। ये कैलकुलेट हो गया। अब हम आए तो इसको आ गया बैलेंस कैरी डाउन। क्या तुम लोग ये बात जानते हो? ये बैलेंस कैरी डाउन क्या होता है, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट अर्न, करेक्ट। ये भी आ गया, वाओ, मेरे बच्चों को सब आता है। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें? ये भी हो गया, हो गया। इसके बाद हम यहां डेबिट करेंगे टू, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम यहां पे लिखते हैं टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। मुझे एक बच्चे ने पूछा उधर से एक खोल दिया करो बेटा, आओ। मुझे एक बच्चे ने पूछा सब वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस नहीं आ रहा है। हम कहे हैं, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो भी जान लो कैसे निकलता है। ये वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल है, इसमें से ये माइनस कर देना, बैलेंस आ जाएगा। बस ये कहां लिखना होगा, बैलेंस शीट। फिर ये तो आप पढ़ाए ही नहीं। हाँ नहीं पढ़ाए, कब पढ़ाएंगे?
जब रिवीजन करेंगे। आपको पता है हर एक पॉइंट रोकता हूं मैं, जिससे रिवीजन के समय आप आते हैं। नहीं तो आप कहते हैं कि अरे सब आ गया अब हम पढ़ लेंगे, और किताब की जगह मैसेज पढ़ते हैं। इसलिए एक पॉइंट रोक देते हैं कि रिवीजन में कुछ नयापन बना रहे कि हाँ ये वाला, इसीलिए रोका हो। प्रॉफिट एंड लॉस। अब जल्दी से तुम लोग बता दो मुझे, तुम लोग बता दो, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते थे? प्रॉफिट, पूरा लिख देता हूं, आज इज्जत दे दूं इसको। प्रॉफिट रियलाइज्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। नहीं ये नहीं, पर वो तो उसी में आ जाएगा, वो तो प्रॉफिट रियलाइज में ही आ जाएगा। हाँ, वो फॉर्मूला लिखूंगा यार, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा समझाने के लिए, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा करूं ना, कर गया। ताक्षी बेटा मैंने तो ऐसे ही बोला था। कल से नींबू मिर्चा लटका के आएंगे, वेट करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा मुझे पूरा। कोई बात नहीं, तुम लोग इतने क्वेश्चंस में लिखते हो, क्या मैं एक बार नहीं लिख सकता? हाँ, आने दीजिए। 100% डी राइट पे लोड बढ़ गया है। डी राइट पे खूब ढेर सारी फाइल्स पड़ी होंगी, तो डिलीट कर नहीं पा रहे हैं लोग। आओ भैया जल्दी। चल, हाँ जी, एक बार जरा फिर से, कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? इधर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ वर्क। इधर क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है बेटा, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये बैलेंस कैरी डाउन क्या होता है? इस बैलेंस कैरी डाउन को क्या करेंगे? ये भी हो गया, ये भी हो गया। चले वापस आए, बातें हो रही थी कि यहां पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पे लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। तो बच्चे ने पूछा सर वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस क्या होगा? इन दोनों का टोटल माइनस दिस। ठीक, अब बात हो रही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहां पे जाता है प्रॉफिट, नहीं ऐसे नहीं, अभी बोला ना पूरा फॉर्मूला चलेगा। प्रॉफिट अर्न्ड इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू 1/3 और 2/3। रीजन पता है, लॉजिक कंसेप्ट पता है, कैलकुलेशन पता है, एंड एज यूजुअल दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, यानी कि दिस माइनस दिस। यही करते थे ना? अदर थिंग्स रिमेनिंग एब्सोल्युटली सेम, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, एक छोटा सा चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर होगा वो अब इस फॉर्मूले से नहीं, बस इतना सा सीखना,
सर तो ये किस में से जाएगा? बेटा तुम मुझे लॉजिक बताओ, कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली ऑन कंप्लीटेशन ना, तो व्हेन एनीथिंग इज नियरली ऑन कंप्लीटेशन तो आप उस पर अपना प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हैं कि नहीं? आइडिया लग जाएगा ना यार, 6 महीने का काम और बाकी है और उस 6 महीने में इतना और खर्चा आएगा और उसके बाद जो बचा वो सब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो, अभी आप सब बिजनेस में नहीं है, जिस दिन आप बिजनेस में आ जाएंगे ना उस दिन ये आप खुद ब खुद कर रहे होंगे, ये आपके डीएनए में है, ये आपका हिडन टैलेंट है, या आपको पता नहीं है, आप ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशंस तो आप अभी भी कर लेते होंगे थोड़ी बहुत। कहीं घूमने जा रहे हैं, थोड़ा जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके पास अपना एक सेविंग है या आपने बजट बनाया था घूमने जाने का, बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, हम लोग के साथ ये नॉर्मली होता है, तो हम लोग बना लेते हैं जैसे 20,000 रुपये पर डे का खर्चा है, ठीक, इट्स नथिंग न्यू इन इट, नथिंग न्यू इन इट। आप होटल करेंगे 10-12 हज़ार रुपये, आप एक दिन के लिए कार करेंगे, अभी नहीं, वंस यू हैव अ फैमिली यू विल डू दैट, वंस यू हैव अ फैमिली यू विल डू दैट, ठीक है, नहीं करेंगे तो गलत बात है, अभी करेंगे तो गलत बात है, तब नहीं करेंगे तो गलत बात है। इट्स अ फैमिली एंड फैमिली इज प्रायोरिटी, सब उन्हीं के लिए ही किया जाता है, इसलिए वो सब बातें छोड़े, वो अब जब व्हेन द टाइम विल कम यू विल अंडरस्टैंड। वो अभी लगता है अरे इज नथिंग न्यू इन इट, एवरीवन विल, जो यहां बैठा है वो करेगा, आज नहीं तो कल। तो 12,000 का कमरा हो गया, अब आपको घूमने जाना है, घूमने जाने के लिए आपको कार चाहिए, बाउंड टू हैपन, कार आप 2 जगह से लेंगे, या तो आप होटल से ले लेंगे, भैया कर दीजिए कार, दूसरा होगा आप कहेंगे ना आई विल सेव, आप ओला करेंगे, ओला से बात करेंगे पूरे दिन का कितना लोगे, 2-2.5 हज़ार, होटल से करेंगे 4,000, आप 2-2.5 हज़ार में कर लीजिए, ये तो करेंगे ना, एक्सेप्टेबल, एवरीवन डज दैट, है ना, टेम्पो में थोड़ी ना घूमेंगे फैमिली को लेकर, ठीक है, मैं आई हैव डन दैट, मैंने किया है, टेम्पो में लेके घुमा हूं सौम्या मैम को, ठीक है, तब आज कार पे हूं, ऐसा कुछ नहीं, वी हैव सीन ऑल दैट फेज। तो अब मान लेते हैं हम लोग, आपने किया 2.5 हज़ार, जोड़िए ना, हो गया आपका, आप लोग जहां से 20,000, कौन सी बहुत बड़ी बात है, कितना हुआ टोटल, 14,500 हो गया, 1-1.5 हज़ार की शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे रास्ते में इधर उधर, तो इतना तो खर्चा हो ही जाता है, 1,000 रुपये क्या ही होता है, हो गया 15,000, 4 दिन के लिए गए आप 20,000 बजट बना के गए थे, 1-2 दिन जब आपके 15-16 हज़ार खर्च हुए और 3-3 हज़ार बचे, कॉन्फिडेंस आया, पैसा बच रहा है, होता है कि नहीं, लास्ट डे जब मॉल जाते हैं तो हर दुकान बुलाना शुरू करती है, आ जाओ, क्योंकि मालूम है आपने अपना प्रॉफिट एस्टिमेट कर लिया है कि मैं 10,000 बचा के ले जा रहा हूं, होता है कि नहीं, ये दिस इज कॉमन विद एवरीवन, कोई नहीं है जो इस पे ना हो, ठीक है, एवरीवन विल डू दिस, सेम हियर। अब ये तो थोड़ा मैंने आपके लेवल पे जाके कनेक्ट किया, अगर इन जनरल देखें इन बिजनेस तो हम लोग के साथ भी यही होता है, एवरीबडी नोज कि अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होना है ना, एंड दिस इज जनवरी एंड, बोलो फरवरी मार्च 2 महीना बचा है, 11th एंड 12th पूरा फरवरी और आधा मार्च एग्जाम जाने वाला है ना, जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे हम एडमिशन ओपन कर देंगे। तो आप बताइए अगर मैं इस समय रुक करके इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करना चाहूं तो ये सही है या गलत? अगर आप मेरी जगह होंगे तो नहीं करेंगे, तभी तो अगले साल की बजट और प्लानिंग्स होंगी कि मेरे पास क्या बचा है, थोड़ा बचा है, ज्यादा बचा है, क्या रिजर्व्स बनाऊंगा, क्या अगले इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कैसे उसे अगले तरीके से हम उसे और बेटर कर सकते हैं। वी विल प्रोजेक्ट और नॉट, वी विल एस्टिमेट और नॉट। वही काम यहां भी करेगा ठेकेदार, ठेकेदार भी देख लेता है कि यार इतने दिन का काम बचा है और इसमें इतने और खर्चे मुझे लग रहा है होंगे, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरी इतनी है और टोटल खर्चा मेरा इतना है तो बाकी मेरा प्रॉफिट है, ओके इट इज एन एस्टिमेटेड बट इट कैन बी एस्टिमेटेड। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत? तो अब यहां पे प्रॉफिट रियलाइज नहीं लेंगे, अब हम प्रॉफिट रियलाइज खत्म, अब हम क्या लेंगे,
अब हम क्या लेंगे सर? अब हम लेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या लेंगे? एस्टिमेटेड। और ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड पे होगा या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे? लॉजिक लगाओ, तुम लॉजिक लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, क्योंकि एस्टिमेट करो तो टोटल पे जाएगा ना। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, तो अभी तक के वर्क सर्टिफाइड पे कितना होगा? ठीक, अब उस पे प्रॉफिट रियलाइज नहीं देखेंगे, एस्टिमेट देखेंगे। करेक्ट। और जो आएगा दैट विल बी योर अमाउंट। बस सर, बस इतना सा करना है कसम से। मतलब सर इसको बस इतना करना है? हाँ। अरे तो बहुत आसान है। हाँ ये बहुत आसान है, इसमें कठिन क्या है? कुछ नहीं। आप तो कह रहे थे, तुम सोच रहे थे इजी। अच्छा आओ थोड़ा और आगे चले। रुक जाओ, छपैया चालू, रुक जाओ, अभी है छापने के लिए, ये है। ये क्लियर हुआ? अब एक बात ये आती है, उप्स उप्स उप्स, अब एक बात ये आती है कि सर जल्दी से बढ़िया से प्यार से बता दीजिए, पूछो मेरा बच्चा, सर बस एक बात बता दीजिए तो हमको अच्छा महसूस होगा। पूछ लो सर, ये बताइए कि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? यही है झाम। एस्टिमेटेड प्रॉफिट सर कैसे निकालेंगे? आप बस ये बता दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया है कि आपने निकाल लिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में दिया ही दिया होगा इसमें, यानी कि सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट का ही झाम है कि नहीं? वो मिल जाए, काम खत्म। ये कैसे निकलेगा? बहुत आसान है बेटा। सर एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से, वर्क सर्टिफाइड नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसे? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। यानी कि एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। बोलो सही बात है या गलत? सर हाँ बेटा। सर ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? मतलब ये आ जाए तो काम ही खत्म हो जाए। हाँ आप बहुत वो हैं सर, आए धीमे धीमे एक एक स्टेप जो है नीचे लेके जाते हैं गहरान में, और थोड़ा और थोड़ा और धीमे धीमे टफ करते जा रहे हैं। नहीं बच्चा, तुम बताओ क्या टफ किया? फॉर्मूला छोटा हो गया, ये टफ किया हमने है? वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टफ किया हमने। एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालनी है, अब वो भी तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल एस्टिमेटेड खर्चा माइनस कर दो, अगले 6 महीने का काम खत्म। तो सर ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? अब ये तो बताइए। ये 6 महीने के खर्चे हैं, और भाई देखो 6 महीने का खर्चा है तो कहीं ना कहीं खतरा भी है। एस्टिमेट कर रहे हैं तो कंजर्वेटिज्म होना चाहिए, है ना, थोड़ा रिजर्व भी बना लेंगे। सही पड़ेगा कि गलत पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। यानी कि अपना सेकंड स्टेप होगा क्या सीखना? क्या सीखना जरूरी है कि भैया ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, भैया ये कैसे निकालोगे? तो अपना अगला लेक्चर विल बी कि हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, द लास्ट पॉइंट। शुरू करें? उसके बाद छाप लेना, फिर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा बढ़िया सा प्यार से, खत्म काम। हम भी खाली तुम भी खाली, काम ही क्या हम लोग के पास। चलो आओ, आओ जल्दी से इधर। हाँ सर यहीं बगल में बता दीजिए, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल बिल्कुल हिसाब से बताएंगे बगल में, तुम एकदम चिंता ना करो। इधर देखो, अब बात यह आती है कि एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। भैया सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ वर्क डन। बोला था ना कॉस्ट ऑफ वर्क डन? बोलो, बोला था कि नहीं बोला था? डेबिट माइनस, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टोटल ले रहे हो ना, तो टोटल में तो अभी तक का खर्चा भी तो इंक्लूड होगा। बोलो दीदी, बाद में कर लेना, नोटिफिकेशन आ गई क्या? तो कर लो रिसीव, कर लो, मैसेज करो आई एम फाइन, भेजो। कर दिया? पता चल गया? देखो डबल टिक आया, नीला हुआ।
अरे हेलो, फोन करके बताओ कि तुम स्वस्थ हो, तुम ठीक हो, तुम पढ़ रही हो, बता दो बेटिया, हम इंतजार कर लें। हाँ, वॉइस नोट भेज दो पक्का। क्लास की फोटो भिजवा दे, यहाँ बैठे हैं। चल चले आगे, इधर देख लो, सेकेंड ईयर में हो, अगले साल ग्रेजुएट हो जाओगे शायद, कुछ लोग की उसका शादी हो जाएगी, है ना, सेटलमेंट के करीब हो। अच्छा, सुन के खुश जाते लड़के, हाँ चले यार, पढ़ो लिखो बेटा, आखिरी समय है। कॉस्ट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। चलें आगे। अब दूसरे नंबर पे तुम्हें चाहिए एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया मटेरियल इतना और लगने वाला है, वेजेस इतना और लगने वाला है, प्लांट एंड टूल इतना और लगने वाला है, इतना डिप्रिसिएशन लग जाएगा। समझ आई बात? These expenses will be given in the question. करेक्ट। और पॉइंट नंबर सी जो मेन है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि मैं बहुत सिंपली पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी। तीसरे नंबर पे ये दोनों जोड़ोगे अगर तो तुम्हें कॉस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन मालूम है इस कॉस्ट में तुमने रिस्क फैक्टर नहीं जोड़ा है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, क्योंकि तुम एस्टिमेट कर रहे हो, ये एस्टिमेटेड है, तो क्या जरूरी है एस्टिमेट एक्चुअल हो? देयर विल बी अ डिफरेंस यार। अभी एक चैप्टर है, अगर सिलेबस में रहा तो आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पूरा चैप्टर ही इसी पे, ये एक्चुअल और एस्टिमेट्स में फर्क होता है। और ये फर्क है, बहुत इजी एग्जांपल दे देता हूं। तुम्हारे घर पे शादी पड़ी, पापा तुमको बुलाए, इधर आओ, एक कपड़ा खरीद लो नया। हाँ बिल्कुल ठीक। पापा बोले ले 5,000 इसी में खरीद लेना। ऐसे ही होता है। अब तुम फैले जबरदस्ती 5,000 में क्या आएगा आज? अरे हल्दी है, मेहंदी है, बारात है, रिसेप्शन है, 5,000 में संगीत है, सुबह शाम है कि नहीं? अरे ये कोई बात नहीं होती है, 5,000 में क्या आएगा? पापा तुरंत कहेंगे, अब भाई कह रहे हैं कॉकटेल है, कॉकटेल में तो कपड़े वैसे भी तुम्हारे उतर जाने हैं, तो उसमें कौन कपड़ा जोड़ रहे हो? चलो है भाई, कॉकटेल है, उसके बाद तो 2 लोग लेके आते हैं, कपड़े कैसे उतर जाते हैं, वो काक के सब खत्म। चलो तो किसी सब ना जोड़ा करो, उसमें तो जाया करो होली वाले कपड़े में। चलो ठीक भाई, उनका एक और खर्चा है कॉकटेल, ये भी जोड़ लो भाई। भाई हमने नहीं जोड़ा, हमारा नहीं रहता है। तो सर मेहंदी रहती है क्या? कहाँ नहीं रहती है, हम भी हरे रंग का कपड़ा पहन के गए थे, लिखे थे सौम्या। क्या मेहंदी केवल क्या लड़कियों की होगी क्या, हम लोग की नहीं हो सकती है? प्रसून जाएगा टीका लगवाएगा यहाँ पे। आओ आओ वापस आओ भाई, चलो हंसा दिया सबको, वापस आओ ठीक। हाँ कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन की जरूरत है उनको ले चला करो बेटा, खाली आदमी है, कोई काम धंधा रहता नहीं है ठीक। हाँ यही काम करेंगे, प्रेजेंट तुम ले चलना बेटा ठीक है। हम भी तुम्हारी शादी में तो हम ऑर्केस्ट्रा में गाने गाएंगे, तुम तो ठहरे। बेटा से बात हो रही है, कृपया करके इवेंट मैनेजमेंट लेके ना आ जाए मेरे पास ठीक। हाँ फोन कर रहा है, नंबर मेरा भी दे दो 9415। चलो वापस आ, चलो वापस, बात समझ आ रही है? पापा ने तुमको दिया 5,000 के जाओ इसी में खरीदो, चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? है इतना नहीं होता है, अब पापा भी ये जानते हैं, स्टार्टिंग नीचे से किए हैं। तुरंत तुम आ जाओ तो फॉर्म है, तुम चलो साथ में दिला दो, चलो बाजार तो चलो। यानी कि समझ रहे हैं एस्टिमेट और एक्चुअल्स में बहुत फर्क है। पापा फिर लड़ झगड़ के, अच्छा ठीक है 8,000, 3,000 और ले लो, अच्छा लाओ,
मालूम है इसमें भी आपने दिमाग लगाया, अम्मा 1000 दोगी, भैया 1000 तुम दे दो। जब 10 पहुंच गया तो फिर गुल्लक फोड़े, रिजर्व्स। समझ आई बात? समझ आ रहा है? ये कितनों के साथ होता है? जरा हाथ उठाएं, कितनों के साथ होता है? हाथ उठाएं। बाकी क्या है? पुराना धरा है वही पहनो, है ना? साला ये जो ये करते रहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग एडिंग, वो तो जो किए सो किए, बाकियों की भी बारात निकल जाती है, बड़ी साला जो है। लेकिन ठीक है, चलो भाई, क्या करें, आजकल का फैशन है। तो खैर आगे चलो। तो ये बताओ, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस तो जोड़ लिया हमने। मैंने मैंने फ्यूचर वर्ड लिखा है, बुक में हो सकता हो फर्दर वर्ड लिखा हो, ठीक है ना? तो फ्यूचर इसलिए लिया क्योंकि कुछ ही दिन का काम बाकी है, तो बस उसको देखना है, जस्ट वर्ड हैज बीन चेंज। अब इसमें रिजर्व बनाना जरूरी है कि नहीं? थोड़ा बना लेना, बेटर होगा। और आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो बिना रिजर्व्स के एस्टिमेट नहीं किया जाता। इनफैक्ट अगर पापा आपसे पूछते हैं कितना पैसा चाहिए, तो तुम हमेशा बढ़ा के बताओगे कि अभी अभी इस पे जो है नेगोशिएशन होगा, कम बेसी होगा, फिर नीचे आएगा। होगा कि नहीं होगा? पापा नीचे से शुरू करेंगे, तुम ऊपर से शुरू करोगे, फिर एवरेज होकर के आएगा, मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स लगेगी। बोलो, ऐसा होता है या नहीं होता? और ये तो हर चीज में होता है भाई, हर चीज में होता है। एजुकेशन में भी यही करते हैं, ठीक? तो आओ भाई, तो इसमें ऐड करो कंटिंजेंसी रिजर्व। क्या जोड़ेंगे? अब तुम्हारे दिल से आवाज आएगी, सर कंटिंजेंसी रिजर्व कैसे कैलकुलेट हो? ठीक, कैसे कैलकुलेट हो? सुनो, बहुत इजी है। कंटिंजेंसी रिजर्व निकालो, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ये और ये, ठीक है? क्योंकि कंटिंजेंसी रिजर्व आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा, सुन लो बता देता हूं, पहले क्वेश्चन ही बता दो। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कंटिंजेंसी रिजर्व इज 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट। क्या लिखा है? 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब तुम्हें पता है कि टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? ए, बी और सी जोड़ेंगे तब ना आएगी टोटल कॉस्ट। बोलो। अब क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल कॉस्ट का 20% कंटिंजेंसी रिजर्व है। बोलो। अब मुसीबत यह है कि ये आएगा इसी को जोड़ने के बाद। बोलो ना, प्रॉब्लम समझ आ रही है? क्वेश्चन में लिखा है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आएगी कंटिंजेंसी जोड़ने के बाद, और कंटिंजेंसी को निकालेंगे टोटल कॉस्ट जानने के बाद। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीधी बात है कि ना हो पाएगा, क्योंकि ये आएगा इसका 20% और ये आएगा इसको जोड़ने के बाद, है ना? अब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आ चुका है, 20% ऑफ एक्स। ऐसे ही कुछ आएगा दिल में, जो मैथ्स वाले होंगे उनको आया होगा, है ना? अब इसमें लगे होंगे बनाने, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टी सी, फिर ये 20% ऑफ एक्स, तो ये होगा तो वो होगा, भगवान जाने का होता है। तुम सिंपल भाषा में समझो, इधर देखो, कम इधर, मेरी सुनो, तुम इधर आओ। हम अगर टोटल कॉस्ट को 100 मान लें तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का टोटल 80 होगा या नहीं होगा? बात हो गई। 80 अगर इतना है तो 20 कितना? लेट्स कम बैक टू द फॉर्मूला, ए प्लस बी, समझ गए? 80 इंटू, बोलो, 20, या सॉरी, इंटू, नहीं, चुप रहो, 20 इज द रेट अपॉन 100। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत है तो यहां लिखा हुआ है बेटा, ये समझाया। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये है 1,80,960, जस्ट एन एग्जाम्पल।
तो कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? 1,80,960 इंटू 20 अपॉन 80, तो 20% वॉज द रेट अपॉन 100 माइनस रेट। समझ गए फॉर्मूला? जोड़ दो एंड यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। ये कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? तीनों का टोटल हो जाएगा, टोटल एस्टिमेटेड टोटल। बस काम खत्म। छापने का मन है? नहीं छापोगे? ऐसे नहीं छापेंगे, इतनी देर से रोके हुए हो, जल्दी से छापो। दिखाई पड़ रहा बढ़िया? नहीं दिख रहा? थोड़ा और बड़ा करता, अभी दिख रहा है? बढ़िया। जल्दी छापो तो क्वेश्चन दिखा दूं, बहुत इजी है।
ठीक, मतलब देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है। A and B contractor obtain a contract to build a house. The contract price being 4 लाख, 4 लाख अलग कर लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई। ठीक, वर्क कमेंस ऑन 1st January and upon it the following expenditure were incurred. प्लांट एंड टूल डेबिट हो जाएगा, स्टोर्स डेबिट हो जाएगा, वेजेस डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। A certain material costing 12,000 were unsuited to the contract and was sold. बिक गया, तो बाय मटेरियल सोल्ड 14,500, 2,500 का प्रॉफिट है, डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे प्लांट सोल्ड था, याद आया? ठीक, अ पोर्शन ऑफ द प्लांट वाज स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर 2,300, तो वो 2,300 क्रेडिट हो जाएगी। जितना आपने अभी तक बोला हम लोगों ने, मत घबराओ, कुछ नहीं है, मत डरो, हम हैं। स्टोर्स एंड मटेरियल, वेजेस, प्लांट एंड टूल, एस्टैब्लिशमेंट, सन्ड्री, प्रॉफिट एंड लॉस 2,500, समझ के कहां से आया? 14,500, 14,500 का अभी बोला था ना। इधर देख लो, सेल ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ प्लांट, स्टोर्स एंड मटेरियल इन हैंड, वो सेकंड पैराग्राफ में होगा, जो लंबा वाला था इसको देखा, अरे बाप रे किए थे। कॉस्ट ऑफ वर्क डन निकाल लिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वर्क डन बिना निकाले काम नहीं चलेगा। अच्छा, दिल में एक बात आ रही होगी, क्या सब प्रेजेंटेशन ऐसे रखनी है काट के कॉस्ट ऑफ वर्क डन? नहीं, आप किस में निकालेंगे? वर्किंग नोट्स में, वो अपना कैलकुलेट कर लीजिए। आपको कैलकुलेशन वैसे ही करनी जैसे मैंने पढ़ाई है, तो आपको स्टेप में ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए तो इन्होंने क्या किया है, डेबिट माइनस क्रेडिट, ये हम लोग करते हैं, बोलो हाँ। आप देखिए नोट्स यही किया आपका, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब बाकी रिजर्व विल बी द बैलेंसिंग। सब वही है जो आपके सामने बोल रहा है। सर मेन बात आती है कि हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकालें। रिलैक्स, पहले आप ये अमाउंट देख लीजिए कितना दिया है एस्टिमेटेड कॉस्ट का, 1,50,100, ये याद रहेगा, दिस इज ए। ये क्या है? नोट्स निकालो, नोट्स, नोट्स का ए मिल गया, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट का ए मिल गया या नहीं? अब हम लोग बनाएंगे, इधर देखो, यही वाला पैराग्राफ था, बढ़िया, इसी को देख देख के बनाएंगे, बहुत जगह है, आराम से बन जाएगा। ठीक, यही बनाते हैं। तो ए था कॉस्ट ऑफ वर्क डन, बता सकते हो भैया कितना था? कोई दिक्कत है? समझ गए? बाकी सब इजी है। अब बी पे जाएंगे और हम क्या निकालेंगे? एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंसेस निकालना शुरू करें। कलर चेंज कर लें, ये ले लेते हैं और थोड़ा सा ये कम कर। लेट्स स्टार्ट। अब ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड टूल ऑन साइट on the first was 6,200 and the value of stores was 3,400. क्रेडिट हो गया by plant at site, by stores at site. समझ गए? कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट वाज 1,40,000 रिप्रेजेंटिंग 80%, तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। 140 into 100 upon 80 विल बी वर्क सर्टिफाइड। क्या पहली दो लाइनों में, ढाई लाइनों में कोई दिक्कत है? The cost of work done but not certified is also given in the question. Later वो सर्टिफाई हुआ, उस लाइन से कोई मतलब नहीं। क्या ये पैराग्राफ क्लियर हो गया? अरे बाप रे बाप, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हो गया, कोई दिक्कत है? बहुत तेज तो नहीं बड़ा बता दिया, डर तो नहीं लग रहा है? लास्ट, A and B decided to estimate। अब लोग कहते हैं कि क्या लिख दिया, ये मालूम है जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने कॉपी में लिखा है, ये उसी को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर लिख दिया, इसलिए आदमी घबरा गया। मेरे साथ पढ़ना, देखना कितना इजी है। A and B decided to estimate what further expenditure would be incurred, ठीक, in completing the contract, यानी कि और 6 महीने के, 9 महीने के कितने खर्चे बचे हैं, उसको वो लोग एस्टिमेट करना चाहते हैं।
टू कंप्यूट देम, और उससे वो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट। बोलो ना। टू कंप्यूट देम फ्रॉम दिस एस्टिमेट एंड द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड, जो खर्चा हम पहले ही कर चुके हैं ए और बी से, हम कैलकुलेट करेंगे अपना टोटल प्रॉफिट। यही तो कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। उसको ऐसे लिख दिए हैं कि आदमी डर जाए, ये क्या है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये क्या आएगा? ये कुछ नहीं है। फिर से पढ़ो मेरे साथ। A and B decided to estimate what the expenditure would be incurred in completing the contract and to compute them from this estimate and the expenditure already incurred. जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इस वाले खर्चे से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। would be made on the contract, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना प्रॉफिट होगा, and to take to the credit of profit and loss, और उस प्रॉफिट में से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तुम बता दो कितना ट्रांसफर करेंगे? नोट्स देखो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। यहां डेबिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा। तुम बताओ कितना जाएगा? वो प्रपोर्शनेट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड के साथ है। यही लिखा है ना? बोलो। अब चलो ये लाइन यहां पढ़ते हैं। इन दैट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल विच करस्पॉन्डेड टू द वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, बाय 31 दिसंबर, कितना ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? उतना ले जाएंगे जो वर्क सर्टिफाइड के प्रपोर्शनेट होगा। वही तो किया हो। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एकदम क्लियर, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहां से यहां तक कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपके फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया। समझ आया? लेकिन अगर वो फॉर्मूला आपको उस तरीके से नहीं पता होता पार्ट्स में, तो आप कहते कि यार ये तो बहुत कठिन है। टेक्निक समझ आ गई? समझ आ गई ना? क्यों कॉन्ट्रैक्ट बदनाम है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक नहीं चलता, क्वेश्चन के हिसाब से लोग सॉल्व करते हैं। पहले से सिस्टमैटिक लेके पहले दिन कॉस्ट ऑफ वर्क डन वर्ड सिखा दिया था, और पिछले एक हफ्ते से सिर्फ यही काम आ रहा है। लिखा होगा आप लोगों ने, सारे हेड्स में यही काम आ रहा है। क्लियर हो गई बात? अब आया मेन, जिसके लिए बैठे हो इतनी देर से। The estimate was as follows. यही तो चाहिए भाई साहब। 50 100 तो पहले से पता है, बी के लिए ही तो परेशान है। क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर। कितने महीने लगेंगे? 9 months। यानी कि कितने महीनों के खर्चे होंगे? 9 months। The wages on contract would amount to 71,500। खुद ही बता दिया कि वेजेस कितना लगने वाला है? 71,500। क्लियर हो गई पहली पॉइंट? क्या पहला ए और बी क्लियर है? सी बताएं। क्लियर है ना? That the cost of stores and material required in addition to those in stock, यानी कि तुम्हारे पास पहले से जो था उसके अलावा इतना और लगेगा। in addition to those in stock, तो ऊपर जाके देखो स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 3400। बोलो क्लियर है? बोलो। स्टोर्स कितना लोगे? 3400। इसमें एडिशनल कितना लगेगा? 68,600। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इन एडिशन टू दोज इन स्टॉक एंड अ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस विल बी 6,000। तो इसको जोड़ लो जरा, कितना होता है? 72। और एक्सपेंसेस कितने लगेंगे? 6,000। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? उसने बोला स्टोर्स जो तुम्हारे पास पहले से है, इन एडिशन टू दोज इन स्टॉक, जो तुम्हारे पास है उसके अलावा, इन एडिशन, उसके साथ इतना खर्चा और लगेगा। इन एडिशन टू दोज इन स्टॉक। क्लियर और नॉट? अरे बोलोगे प्रभु? नहीं आया क्या? सबको क्लियर है? फिर से बताऊं या आ गया? आगे चलते। That a further 25,000 would have to be paid out of plant and tool. Further 25,000 further, यानी कि जो तुम्हारे पास है उसके अलावा
25,000 का खर्चा और लगेगा एंड द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड टूल इन हैंड विल बी 3,000। आओ भाई प्लांट, चलो क्वेश्चन में देखें पहले कि प्लांट मेरे पास कितने का था, ऊपर लिखा हुआ है शायद, कितना था 6,200 और एडिशनल कितना लगना है 25,000। भैया बताओगे प्लांट कितना था 6,200 और एडिशनल कितना लगना है 25,000, क्लियर है। और इसमें से माइनस क्या करोगे 3,000, वैल्यू बताओ भाई 28,200। इसे कॉपी नहीं करेंगे क्या, नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। उसने बोला 9 महीने लगेंगे कंप्लीट होने में, थैंक यू। उसने बोला वेजेस इतना लगेगा, जोड़ दिया। उसने बोला स्टोर जो तुम्हारे पास पहले से था उसके अलावा इतना और लगेगा, जोड़ दिया। प्लांट में जो तुम्हारे पास था उसके अलावा इतना और लगेगा और 3,000 बचेगा, माइनस कर दिया। जो जैसे लिखा है उसको करते जा रहे हैं स्टेप वाइज, ए बी सी डी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट सेम पर मंथ एज इन 2019। उन्होंने बोला एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस का वही खर्चा लगेगा जो पर मंथ पिछले साल था। तो एक बार जरा यहां पे देखूंगा जाके, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस कितना था 11,700 पूरे साल का था, बोलो। तो यहां पे कैसे निकालेंगे 11,700 इंटू 9/12, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। निकालो कितना है, तो यही सब ना हो पाएगा। हाँ जल्दी से बताओ कितना है 8,000 8,7 क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट, का आ गया। आखिरी पॉइंट पढ़िए, that 25% of the total cost, 2.5, I'm sorry, 2.5% of the total cost would be due to defect, temporary maintenance and contingencies। बनाना है ना रिजर्व, बनाना है कि नहीं, तो जल्दी से बताओ इसको मैं क्या नहीं बोल सकता, दिस विल बी पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर सी इज योर कंटिंजेंसी रिजर्व। कैसे निकालोगे, A plus B into 2.5 divided by 97.5 will give you the total cost or not। आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं, समझ आ गया कि नहीं। सारे खर्चे क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको 3 पार्ट में ब्रेक कर लेना है, ए बी और सी। ए होगा जो हो चुका है, बी जो होने वाला है, सी मेरा रिजर्व। क्लियर और नॉट, इजी कर लेंगे। वो केवल देखने में लग रहा था कितना बड़ा है, कैसे होगा, उसका आधा पैराग्राफ तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था, और वही पढ़ के बच्चे घबरा जाते हैं कि भगवान ये लिखा क्या है, ये करेंगे कैसे। रिलैक्स रहें, बहुत आसान। हो गया कंप्लीट, डन, चल सकते हैं आगे। कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं करेंगे क्या तो जी, नहीं करना मत करो, पीडीएफ भेज देंगे। चले आगे, बढ़ा दूं ना, चले अगला। ये देखिए 1,50,100, कोई दिक्कत, ये सारे खर्चे जुड़ गए, बोलो जुड़ रहे ना खर्चे, यस सर। एस्टैब्लिशमेंट जुड़ गया, रिजर्व विल बी 25/97 पॉइंट, कोई दिक्कत, एंड दिस विल गिव यू द टोटल कॉस्ट। अब इधर देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में से कॉस्ट माइनस किया, बोलो क्लियर।
और फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास लिखा है, देखो जल्दी से, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्लियर? पैसा कितना आएगा? 23973। इधर देखो, ऊपर जाएंगे, यहां देखो 2397। इजी और नॉट? इतना लंबा कहानी और था सिर्फ 3 पॉइंट। ए जो खर्चा हो चुका है, एस्टिमेट करो और रिजर्व छोड़ो। क्लियर और नॉट? इतना घुमा के बस इतनी सी बात बता, हो जाएगा या नहीं? कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मूला चेंज। फॉर्मूला क्या होगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलेगा? ए, बी और सी से। ए और सी आसान है, बी में क्वेश्चन में गिवन। क्लियर कर लेंगे? दैट्स इट। तो नेक्स्ट टर्न पे फ्राइडे के लिए इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, लगा के रखिएगा। ठीक है? क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है तो हम नेक्स्ट टर्न पे ही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक।